हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जिम में जाके एकदम भारी कसरत करेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी बॉडी के अंदर। हल्दी खाते हैं ना, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हल्दी का दूध ले रहे हैं और उसमें काली मिर्च ऐड नहीं करें तो उसका अब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा है। अगर आप इस तरह से करते हैं, ये चीज़ फॉलो करते हैं, तो आपकी गट हेल्थ जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। और वो है हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। मैं एक एज सर्टिफाइड फिटनेस कोच भी हूँ और पिछले 8-10 सालों से मैं मदद कर रही हूँ लोगों की एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाने में, उसे इम्प्रूव करने में, फिटनेस को अचीव करने में और वेट लॉस करने में भी। आज मैं यहाँ पर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला लेकर जो वेट लॉस करने में असल में आपको हेल्प करेगा। मेरे से भी बहुत सारे लोग अभी पूछते हैं उसके बारे में, इज गट हेल्थ, व्हाट इज गट हेल्थ और कैसे इसे इम्प्रूव करें। तो उसके लिए भी एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही सटीक तरीका मैं आपको बताऊंगी। इट इज रिसर्च बेस्ड। यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे रिसर्चर्स ने एक कंबाइंड रिसर्च की थी और उसे नाम मिला था गट प्रोजेक्ट। और उसमें ये कंक्लूजन निकला था, ये आंसर निकला था कि अगर आप इस तरह से करते हैं, ये चीज फॉलो करते हैं, तो आपकी गट हेल्थ जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और वो है 30 प्लांट्स पर वीक फॉर्मूला। नाउ क्या है ये? एक हफ्ते में हमें एटलीस्ट 30 तरह के डिफरेंट प्लांट्स कंज्यूम करने चाहिए अगर हमें अपनी गट हेल्थ को सपोर्ट करना है। नाउ आपको लगेगा 30, हाउ इज इट पॉसिबल? 30 तरह के अलग अलग हम प्लांट्स कैसे खाएंगे? लेट मी टेल यू, कई लोगों, आप में से कई लोग जो हैं वो ऑलरेडी खा रहे होंगे, ऑलरेडी इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे होंगे। एटलीस्ट 20 तो आई थिंक एज इंडियन हम सब लेते हैं। चलिए मैं इसे ब्रेक डाउन कर देती हूँ। कोई भी ऐसे 5 ग्रेन्स जो हेल्दी हैं अपनी डाइट के अंदर रखें। नाउ हम व्हीट एंड राइस ऑलरेडी खाते हैं एज इंडियन, ये हमारी डाइट में स्टेपल हैं। एक कोई भी मिलेट अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लीजिए। एक कोई भी सूडो ग्रेन। सूडो ग्रेन वो होते हैं जो असल में सीड होते हैं लेकिन हम उन्हें ग्रेन्स की तरह कंज्यूम करते हैं। कीनुआ है, हमारा देसी एम्बरेंथ है जिसे चौलाई भी कहते हैं, या फिर बकवीट है जिसे कुट्टू कहते हैं। दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन। इनका प्रोटीन का प्रोफाइल और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, रेशियो भी काफ़ी अच्छी होती है। और एक आप कोई भी आटा ले सकते हैं, जैसे कि बेसन का आटा है, सूजी हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं जो थोड़ा अनकन्वेंशनल है। तो ये 5 तरह के होल ग्रेन्स आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं। 5 तरह के कोई भी सीजनल फ्रूट ले लीजिए। आपको ऑरेंज अभी मिलेगा आसानी से, आप एप्पल ले सकते हैं, अमरूद अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। कोई भी अगर बेरीज जैसे कि आंवला मिलता है हमारे यहाँ पर, वो अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5 तरह की वेजिटेबल अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो सीजनल वेजिटेबल्स बहुत सारी हैं। ग्रीन पत्तेदार सब्जियां बहुत आती हैं इस सीजन में। इस सीजन में गाजर आपको मिलेंगे, बीटरूट आपको मिलेंगे, रूट वेजिटेबल्स और भी अच्छे होते हैं गट के लिए। तो कोई भी 5 सीजनल वेजिटेबल, गर्मी है तो गर्मियों की ऐड कीजिए। इसके अलावा कोई भी 5 लेग्यूम्स या फिर लेंटिल्स हैं, दालें हैं, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, कोई भी आप ले लीजिए। लेग्यूम्स की बात करें, छोले हैं, राजमा है, चना है, लोबिया है, इन्हें अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। इसके अलावा नट्स एंड सीड्स हैं, स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं, ऑयल्स हम अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं। अगर सारी चीज़ों को देखें तो आसानी से आप 30 चीज़ें अपनी डाइट के अंदर प्लांट बेस्ड ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये लिस्ट आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी ग्रोसरी लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बनकर तैयार हो गई। अब इससे अपना मील प्लान आप प्रिपेयर कर लीजिए, कहाँ इन ग्रेन्स को आप यूज़ करेंगे, कहाँ वेजिटेबल्स को यूज़ करेंगे। सो इट इज़ सो ईजी एंड ऑटोमेटिकली आपने एक मास्टर क्लास ले ली है यहाँ पर मील प्लानिंग की, मील प्रिपरेशन की और डाइट प्लान आप कैसे बनाएं। इसके बाद आता है कि अगर आप इन सारी सब्जियों को, प्लांट बेस्ड फूड्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फर्मेंटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। क्यों प्लांट बेस्ड ही चीज़ें? क्यों? जितने भी प्लांट बेस्ड फूड होते हैं वो फाइबर में रिच होते हैं, आपकी गट हेल्थ को डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। दे हैव प्रीबायोटिक्स इन देम। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द फूड ऑफ प्रोबायोटिक्स। हमारी गट के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो जब हम प्रीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो हमारे गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया इन्हें खाते हैं और वो तगड़े हो जाते हैं, यानी वो स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारा गट उससे स्ट्रांग होता है। इसके अलावा
ऑल दीज फूड्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपका इन्फ्लेमेशन भी उससे डाउन जाएगा, आपकी इम्यूनिटी इस तरह का क्लीन फूड खाने से वो स्ट्रेंथन होगी। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ इससे इम्प्रूव होगी, आपका गट का ऑरा इससे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो गट हेल्थ अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, 30 प्लांट्स पर वीक का ये फॉर्मूला आप ट्राई कीजिए और अपनी गट को सपोर्ट कीजिए। ऐसे में कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी जिससे आप अपने नॉर्मल खाने के ही न्यूट्रिशन को और इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 आता है अलग अलग मेथड्स ऑफ कुकिंग। जब आप अपने होल ग्रेन्स को आप कुक करते हैं तो उन्हें सोक कीजिए, उससे न्यूट्रिएंट्स बूस्ट होंगे, फाइबर खुलेगा, फाइबर ओपन अप होगा, न्यूट्रिएंट्स बूस्ट होंगे और एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ऑक्सलेट्स हैं वो उसके अंदर कम हो जाएंगे। स्प्राउट्स कीजिए, जब भी आप अपने लिग्यूम्स को, लेंटिल्स को, दालों को, छोलों को, चने को स्प्राउट करते हैं तो उससे उनके अंदर का न्यूट्रिशन और उसके एब्जॉर्प्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि जब आप दाल को स्प्राउट करते हैं तो उसके अंदर 30% आयरन जो होता है वो बढ़ जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। स्प्राउटिंग ऑल्सो गेट्स द लाइफ बैक इनटू द प्लांट, यानी वो लाइव हो जाता है, ज़्यादा बेहतर आपकी बॉडी के अंदर काम करता है। इसके बाद आप फर्मेंटेशन को यूज़ करें। आप अपने ग्रेन्स को फर्मेंट कर सकते हैं, डोसा है, इडली खाते हैं हम, ढोकला खाते हैं। फर्मेंटेशन आप वेजिटेबल्स के साथ भी कर सकते हैं। कांजी आपने सुना होगा, बीटरूट से और गाजर से बनता है। वैसे ही हमारी दादियाँ, हमारी इनफैक्ट माय ओन मदर, आप वेजिटेबल्स को फर्मेंट करके घर पे पिकल बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्ट एंड मसाला ना डालें उसके अंदर, लेकिन फर्मेंट कर सकते हैं मस्टर्ड की मदद से। इसके बाद अपने फ्रूट्स को भी आप फर्मेंट कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो एक फर्मेंटेड फॉर्म है एप्पल का ही। इसके अलावा नॉर्मल जो कन्वेंशनल हमारे फर्मेंटेड फूड होते हैं जैसे कि दही है, छाछ है, उससे आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप ग्रेन्स को नॉर्मल फर्मेंट करके, जैसे कि हमारी राबड़ी है राजस्थान की, वो कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है वैरायटी जितने ज़्यादा रख सकें, और उसमें अगेन 30 प्लांट्स जो मैंने बोला था, जितनी आप वैरायटी खाएंगे उतने ज़्यादा कलर्स, उतने न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। वैरायटी में ध्यान रखें, सीजनल, रीजनल और लोकल फूड अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। खाने के साथ साथ माइंडफुल रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से शांति से बैठकर खाएं, अच्छी तरह खाने को च्यू करें ताकि जो एंजाइम्स हैं वो अच्छी तरह से आपके खाने को ब्रेक डाउन कर दें मुंह के अंदर ही, और जब वो अंदर जाएं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड ना पड़े। नेक्स्ट इज फास्टिंग। फास्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फास्टिंग। आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड मेथड से शुरू कर सकते हैं फास्टिंग करना, जैसे कि अपनी सर्केडियन रिदम को फॉलो करें। सनराइज जब हो तब थोड़ा बहुत खाना शुरू करें, सनसेट के साथ इमीडिएटली खाना बंद कर दें। तो आप इस तरह टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इससे ब्रेक मिलेगा। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ अगेन अनदर फॉर्म ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसके अलावा वीकली फास्ट कर सकते हैं। वीकली फास्ट अगर कर रहे हैं तो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेस्ड फास्ट कर सकते हैं। आप सॉल्ट को कम कर सकते हैं। आप चाहें तो फास्टिंग, वाटर फास्टिंग भी कर सकते हैं अगर आप एडवांस लेवल पर आ गए हैं। ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं। There are so many forms of fasting which you can try. In fact, सेल्स की भी आपका रीजनरेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है जब आप फास्टिंग को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है कि अपने हर फूड को आप हल्का सा कुक करके ही कंज्यूम करें। नाउ रॉ वेजिटेबल्स के अंदर पैथोजेंस होने के चांसेस, बैक्टीरिया होने के चांसेस तो होते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी सिक हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो आपकी बॉडी रॉ फूड्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है, वो एक लोड क्रिएट करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने फूड को कुक करके ही अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, बीट वेजिटेबल्स, इनफैक्ट नट्स एंड सीड्स को भी आप हमेशा कुक करके ही अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। जैसे कि आप अगर रोस्टेड सीड्स खा रहे हैं तो उन्हें रोस्ट करें, रॉ सीड्स को आपको नहीं खाना है। नट्स अगर आप खा रहे हैं तो उन्हें आप रोस्ट करके या सोक करके अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। एंड द सेम गोज फॉर स्प्राउट्स एज वेल। स्प्राउट्स को भी आप रॉ कंज्यूम नहीं करेंगे, हल्का सा उन्हें स्टीम कर सकते हैं या हेल्दी ऑयल के अंदर उन्हें सौते भी कर सकते हैं। लास्ट नंबर पर आता है फूड कॉम्बिनेशन, जिसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। नाउ फूड कॉम्बिनेशन कैन डू मिरेकल्स अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन की, क्योंकि कई बार एंटी फूड्स को कंबाइन कर देते हैं जो न्यूट्रिशन को गिरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयरन रिच डाइट ले रहे हैं, आपके अंदर HB आपका कम है,
अगर आप उसे बूस्ट करना चाहते हैं और आयरन रिच डाइट ले रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं गलती, उसके साथ चाय कॉफ़ी ले लेते हैं आप। ब्रेकफास्ट में रागी खाई, लेकिन उसके साथ ले ली चाय। चाय के अंदर क्या होते हैं, टेनिन्स होते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेंगे, उससे इंटरफेयर करेंगे, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी वीक करेंगे। तो फूड कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है कि आप आयरन रिच फूड के साथ कंबाइन करें विटामिन सी को, जो बूस्ट करेगा उसका एब्जॉर्प्शन। हल्दी खाते हैं ना, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हल्दी का दूध ले रहे हैं और उसमें काली मिर्च ऐड नहीं करें तो उसका एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जब आप हल्दी के अंदर ऐड करते हैं, यानी कर्क्यूमिन के अंदर ऐड करते हैं पेपराइन जो काली मिर्च में होता है, तभी तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इट बूस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कर्क्यूमिन बाय 2000%। तो इसीलिए हल्दी के साथ काली मिर्च, आयरन के साथ विटामिन सी, हेल्दी फैट के साथ दूसरा हेल्दी फैट, ओमेगा 3 के साथ हेल्दी फैट, कैल्शियम के साथ विटामिन डी, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके खाएं। नॉलेज बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से फूड को कंबाइन करके खाना और रॉन्ग फूड को ना कंबाइन करना, जैसे कि अपनी स्मूदीज के अंदर दूध में सिट्रस फ्रूट्स ऐड ना करें, दूध के साथ नमक वाली चीज़ें अगर अवॉइड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके बेसिक खाने में से न्यूट्रिशन को इंक्रीज करने में, बूस्ट करने में और इसके एब्जॉर्प्शन को भी सपोर्ट करने में। देसी घी भी अपने खाने के अंदर ऐड करें, वो भी आपके गट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो 5 स्टेप का फॉर्मूला है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि फोकस करें आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर कोई कंडीशन है, अगर आपको पीसीओएस, पीसीओडी है, थायराइड है, तो उसे रिवर्स करने से शुरू करें, ना कि सिर्फ वेट लॉस करने से, बिकॉज वेट लॉस जो है इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। द मोमेंट यू गेट हेल्दी, आप इन सभी चीज़ों को, वेट को टैकल आसानी से कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है या दूसरा जो स्टेप है वो ये कि हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं विल पावर के ऊपर। हम कहते हैं आई वॉज नॉट मोटिवेटेड, इसीलिए नहीं हुआ। देर इज नथिंग कॉल्ड मोटिवेशन, देर इज नथिंग कॉल्ड विल पावर, क्योंकि विल पावर भी आपकी क्रैश हो जाती है। हमेशा अगेन मैं कहती हूँ कि बहुत सारी हैबिट्स की बजाय कोई एक ऐसी हैबिट रखें एक फील्ड के अंदर जो आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। तो कौन सी ये फील्ड होती हैं? दे आर 4 पिलर्स टू गुड हेल्थ। आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होता है, मूवमेंट्स को बनाकर रखना होता है, दैट इंक्लूड्स योर एक्सरसाइज, योर वॉकिंग। इसके बाद आता है स्लीप, रेस्ट, रिकवर, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 जो चीज़ है वो है इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। आप कैसे अपना इम्प्रूव करते हैं? तो शुरुआत आप करें तो इन 4 चीज़ों में एक एक हैबिट को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एक बिगनर हैं तो जिम में जाके एकदम भारी कसरत करेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही आपकी बॉडी अपने आप को स्ट्रेस के अंदर फील करती है, वो ऐसे सेल्स को जनरेट करती है जिससे आपकी बॉडी इन्फ्लेम यानी अंदर से सूजने लगती है। तो ऐसे में जब भी आप मूवमेंट की बात करें एज अ बिगिनर, तो वॉकिंग पर फोकस करें। कोशिश करें कि एटलीस्ट 7,000 स्टेप्स ऑन अ डेली बेसिस करें। 10,000 कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें। इसके बाद आता है स्लीप। स्लीप की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है कि स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए सोने से पहले। एटलीस्ट 1 घंटे पहले सोने से आप बिल्कुल अपना अगर डिवाइस से बचेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। इसके बाद आता है स्ट्रेस। तो सबसे आसान चीज़ जो है कि नेचर में सनलाइट के अंदर सिर्फ 10 मिनट आपको स्पेंड करने हैं और ऑटोमेटिकली आपकी जो हैप्पी एंड गुड हॉर्मोन्स हैं वो जनरेट होने लगेंगे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और वो इसी वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी हैबिट्स से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इन हैबिट्स को अच्छी तरह से अचीव कर लें, अपने लाइफ के अंदर उतार लें, तो और हैबिट्स की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आप ये हैबिट को अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में, रूटीन में उतारें तो उनके लिए टाइम ब्लॉक करें। जब तक आप एक डेडिकेटेड टाइम नहीं देंगे उस चीज़ के लिए, जैसे कि अगर आपको वेजिटेबल्स खानी है और आप हर मील में नहीं बना सकते हैं, तो एक ऐसा टाइम रखें दिन में जहाँ पर आप मील प्रेप कर सकें। एक साथ वेजिटेबल्स की सर्विंग को कुक करके रखें और उन्हें दिन में खाएं। इसी के साथ साथ अगर वॉकिंग के लिए टाइम डेडिकेट नहीं करेंगे, टाइम ब्लॉक नहीं करेंगे,
तो पॉसिबल ही नहीं है, आप उसे पोस्टपोन करते रहेंगे, मॉर्निंग में कर लूँगा, आफ्टरनून में कर लूँगा, इवनिंग में कर लूँगा, सोने से पहले कर लूँगा, एंड देन वो कभी होता नहीं है। तो टाइम ब्लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको हैबिट इंक्लूड करनी है उसके लिए डेडिकेटेड टाइम आप अलॉट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज एम फॉर बिग लेकिन प्लान स्मॉल। इसका मतलब ये है कि अगर अभी आपका वेट 100 kgs है, हेल्दी होने के बाद आप चाहते हैं कि एटलीस्ट 30 किलो कम हो जाए। सुनने में ज़्यादा लगता है, लेकिन 1 साल के अंदर आप 30 किलो अगर कम करना चाहते हैं तो एम करें। एम करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब भी प्लान करें तो उस 30 kgs के लिए प्लान नहीं करें। आप हमेशा क्वार्टरली, मंथली या वीकली बेसिस पे, यानी प्लान स्मॉल एम बिग। तभी छोटे छोटे प्लान्स को अचीव करके ही आप बिग अपने जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक एथलीट भी हूँ, नेशनल लेवल एथलीट हूँ, और मुझे कभी भी इशू नहीं हुआ मेरी कोर स्ट्रेंथ को लेके या मुझे बेली को लेके। बेली बड़ी होती है प्रेगनेंसी में, विच इज़ ऑब्वियस, लेकिन उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई अपना बेली फैट को वापस वहीं तक लेके जाने में, इंच लॉस करने में। बट आफ्टर माई सेकेंड प्रेगनेंसी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। माई बेली वॉज सो बिग, इनफैक्ट इट इज स्टिल स्लाइटली बिग। मेरा पूंछ जो है छोटा सा एक मफिन टॉप है जो जा ही नहीं रहा है, लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने बहुत ज़्यादा क्रंचेस किए, जो हम लोग करते हैं ना जब हमें स्टमक कम करना होता है, क्रंचेस करते हैं, अपनी कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, आई न्यू इंस्टेंटली दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरा बेली कम नहीं हो रहा है, मैं क्या गलत कर रही हूँ। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू अप्रोच अ प्रोफेशनल जब आपको ऐसी कोई दिक्कत हो, और ऐसा ही मैंने किया। आई वेंट टू माई डॉक्टर एंड आई सेड कि आई नो दैट समथिंग इज नॉट राइट विद माई स्टमक। मैंने वेट लॉस कर लिया है, मैं अपने नॉर्मल वेट पर आ गई हूँ, पर बेली कम ही नहीं हो रही। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट माई स्कैन्स डन, और मुझे पता लगा दैट आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड डायस्टेक्टिस रेक्टी, यानी मेरे मसल्स में सेपरेशन हो गया है बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी। और ये मसल सेपरेशन ऐसा होता है कि आप जितने स्टमक की एक्सरसाइज उसके बाद करेंगे वो ज़्यादा बढ़ेगा, आपका स्टमक फैलेगा, कम नहीं होगा। इसके लिए फिजियोथेरेपी हमें करनी पड़ती है, हमें वेट लिफ्टिंग कम करनी पड़ती है। आई वाज लिफ्टिंग माई बेबी हु इज नाउ टर्निंग 3 दिस ईयर, सो माई अप्रोच was not wrong, I would say, but was not combined with the right knowledge. मुझे नॉलेज मिली, मुझे पता लगा, अवेयरनेस हुई। राइट डायग्नोसिस के बाद अब मेरी अप्रोच चेंज हुई है। मैं पिछले 6 महीनों से अपनी थेरेपी जो है, फिजियोथेरेपी, वो ले रही हूँ, एंड देयर इज अ सब्सटैंशियल लॉस इन माय बेली। यू कैन सी द बेली का जो वेस्ट साइज है, इंचेस हैं, वो कम हुए हैं। तो एक और जो चीज़ है, नेवर शाय अवे कि हमें किसी प्रोफेशनल की सपोर्ट नहीं लेनी है, लोग क्या कहेंगे। कई बार घर वाले ही बोल देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, अरे तू खाना बंद कर दे, तेरी बेली अपने आप चले जाएगी, अरे तू एक्सरसाइज तो करती नहीं है, कैसे बेली कम होगी, या फिर कुछ और। कई बार स्ट्रेस की वजह से बेली फैट कम नहीं होता, बिकॉज स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो एक डिफेंस मैकेनिज्म से हमारे ऑर्गन्स को बचाने के लिए हमारी बॉडी उस स्ट्रेस से बचाने के लिए एक फैट की पैडिंग करती है, जिसकी वजह से हमारा बेली बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है कि आपका बेली जो है वो कम नहीं हो रहा। फाइंड आउट द रियल कॉज, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देन गो फॉर इट। लेकिन एज आई सेड, सबसे पहले हेल्थ को इम्प्रूव करें एंड देन गो ऑन एंड डू ऑल दीज थिंग्स। तो ये था मेरा फॉर्मूला, कैसे आप वेट लॉस करें, अपनी डाइट को, उसके न्यूट्रिशन को बूस्ट करें एंड अपनी गट हेल्थ को सपोर्ट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और साथ ही आई वुड लाइक टू थैंक जोश टॉक आशा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस स्टेज पर आके ये सारी चीज़ें, मेरी जो लर्निंग है, नॉलेज है, वो आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपको आपकी हेल्थ जर्नी में और वेट लॉस जर्नी में हेल्प मिले। धन्यवाद।